हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, सेहत वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है आप लोगों की। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ का अगला लेक्चर आगे बढ़ाते हुए अगला लेक्चर देखते हैं। कल हमने देखा था कि कैसे गांधी जी का इमरजेंस हुआ और किस तरीके से गांधीयन मूवमेंट की शुरुआत होती है, किस तरीके से चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और रोलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर, फिर खिलाफत इश्यूज़, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी वापस लेते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी कल के हमारे सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, आज का जो सेशन है वो बेसिकली इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद का फेस है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसमें स्वराजिस्ट का इमरजेंस होता है, कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी ये इमर्ज होती है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं इस टाइम पर, और साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन अपॉइंट होता है। भाई देखो, सीधी सीधी सी बात है यार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंगली काउंसिल्स में इलेक्शन होने थे। हमने ये देखा कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया सेंटर के अंदर, और प्रोविंसेस में डायरकी स्टैब्लिश की गई, तो प्रोविंशियल इलेक्शन भी होने थे। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन जैसा जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। लेकिन उस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होते ही हमने काउंसिल्स की एंट्री को बाइकआउट किया, यानी कि जो इलेक्शंस होने थे वो पोस्टपोन्ड हो गए, वो बाइकआउट किए गए। ठीक है, अब इलेक्शंस ड्यू थे 1922 में। ठीक है भैया, ठीक है, लेकिन वो भी फिर बाद में चेंज होकर के 1923 में आ गए। तो 1923 में इलेक्शन होने थे फॉर द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म हो गया, एंड हो गया। तो कांग्रेस के अंदर ही एक ग्रुप था, उसने कहा कि भैया अब हम काउंसिल एंट्री कर लेते हैं, हम जो वर्क है अब काउंसिल्स के अंदर बैठ के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस में रिफ्ट हो गया। तो ये था जो है यहाँ पर जो पार्टी बनाई गई विद इन द कांग्रेस, दैट वाज द कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी, और इस पार्टी ने इलेक्शन कंडक्ट किया और काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उसमें वो विन भी हुए, जीते भी। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो थी, जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कॉल किया था, जो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे वो सब शांत हो गए थे भैया, उन सब सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ, ठीक है, एब्रप्टली एंड हो गया, तो एक सेक्शन था, हमने कल पढ़ा था, हमारे लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था, एक यंग सेक्शन था। उस यंग सेक्शन ने, उस यूथ ने, खास करके स्टूडेंट्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन जैसे ही मूवमेंट एब्रप्टली एंड हो गया, फिर अगेन वही सेम सिचुएशन जो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर हुई थी। मासेस एंथुसियास्टिक तो हैं, जील तो उसके अंदर है, एनर्जी, फुल पैक ऑफ एनर्जी है, लेकिन कोई लीडर नहीं है। अब क्या, अब एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर एक छोटा सा फिर से ट्रेंड वही सामने आता है कि यहाँ पर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू होती हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, जिसमें सबसे फेमस है हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA। ठीक है, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है काकोरी ट्रेन दकौती, तो वो हम भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में अगेन एक और क्लॉज था कि 10 साल भैया रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने की बात कही थी मोंटेग्यू ने अपने स्टेटमेंट में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भले ही स्यूडो सही लेकिन कुछ तो था। ठीक है, भले ही स्यूडो लेकिन कुछ तो था एज पर दी ब्रिटिशर्स, पर हमारे सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंगली वो कुछ भी नहीं था। डायरकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी, तो वहां पर एक साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया। अब गलती ये हो गई कि वो ऑल वाइट साइमन कमीशन था, एक नया स्ट्रगल का फेस शुरू हो जाता है। तो आज के हमारे सेशन में हम यही 3 चीजें जो है देखने वाले हैं, इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड द साइमन कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गांधी जी का अरेस्ट जैसे ही मार्च 1922 में होता है, गांधी जी का अरेस्ट जैसे ही मार्च 1922 में होता है दोस्त, ठीक है, मार्च 1922 में होता है, तो डिसइंटीग्रेशन, कांग्रेस नेशनलिस्ट रैंक के अंदर डिमोरलाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन ये शुरू हो जाता है। डिबेट शुरू हो जाती है कांग्रेसमैन के अंदर कि भैया अब क्या करें, है ना। पहले तो एक्टिव फेस था, अब ये पैसिव फेस है। तो भैया एक सेक्शन है जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, हाकिम अजमल खान ये बोलते हैं कि हम एंड करेंगे जो हमने बाइकआउट ऑफ लेजिस्लेचर का किया था। नेशनलिस्ट अब वहां पर भी एंटर करेंगे, पॉलिटिकल एरिना में पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पर वो जितने भी काउंसिल्स हैं उन सबको अमेंड करेंगे या एंड कर देंगे। ठीक है, मेंड मतलब चेंज करना, एंड मतलब खत्म कर देना। जितने भी रिप्रेसिव लॉज हैं अगर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर के आती, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लेकर के आती है, तो ये जो काउंसलर्स हैं ये बाइकआउट करेंगे उन लॉज का।
उन सप्रेसिव लॉज का, ऑपरेसिव लॉज का, उसे मेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि चेंज करने की कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो सिंपली एंड करा देंगे। मीन्स जो स्ट्रगल है, जो पैसिव रेजिस्टेंस की जो स्ट्रेटजी है, दैट इज द बाइकॉट स्ट्रेटजी, उसको अब हम काउंसिल्स तक लेकर के जाएंगे। तो इस व्यू के साथ में सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, हाकिम अजमल खान ये फोर फ्रंट में आए। लेकिन कुछ जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप काउंसिल्स में एंट्री करोगे तो आप काउंसिल जैसे ही बन जाओगे, ठीक है, काउंसलर्स जैसे ही हो जाओगे आप, तो भैया आपको वहां पर नहीं जाना है, आपको वहां पर नहीं जाना है, ठीक है। हम कांग्रेस वाले हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो यहां पर हो गया रिफ्ट। गया सेशन 1922 में ये जो प्रपोजल था, इस प्रपोजल को जो है कांग्रेस ने आउटराइटली रिजेक्ट किया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, हाकिम अजमल खान, ये जितने भी जो स्वराजिस्ट लीडर्स के फाउंडर्स थे, ठीक है, जिन्होंने कहा, उन्होंने एक साथ से रिजाइन कर दिया। सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अपनी प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर दिया। मोतीलाल नेहरू वाज द जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने अपनी सेक्रेटरीशिप से भी रिजाइन कर दिया, एंड दे फॉर्म द कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी। और ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप को स्वराजिस्ट कहा जाता था, इस ग्रुप को स्वराजिस्ट कहा जाता था। जो सेकंड ग्रुप बना उसको नो चेंजर्स कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? उसे नो चेंजर्स कहा जाता था। भैया नो चेंजर्स मतलब कि जैसा चल रहा है, नाम ही इटसेल्फ सेज यार नो चेंजर, जो चेंज नहीं हुआ हो, जैसा नाम चल रहा है वो बिल्कुल वैसा ही चलेगा, वो वैसा ही चलेगा। यानी कि सूरत में जो हुआ, अगर आप लोगों को याद हो 1907 में सूरत में जो हुआ, बिल्कुल वैसा ही कुछ चीज़ यहाँ पर होने वाला था, बिल्कुल कुछ वैसा ही चीज़ यहाँ पर होने वाला था। विद इन द कांग्रेस डिफरेंसेस आना शुरू हो गए। विद इन द कांग्रेस दो ग्रुप बन गए, वहाँ पर मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थी, यहाँ पर स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स थे, यहाँ पर स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स थे, ठीक है। तो ये चीज़, तो इस तरीके से रिफ्ट आना शुरू हो गए। मैंने आपको क्या बताया कि मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास, इन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी ये स्टैब्लिश करी, जिसके प्रेसिडेंट थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। सी आर दास का पूरा नाम चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू, यस द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू वाज द सेक्रेटरी, ठीक है, यहाँ पर ओके। ये लोग चाहते थे कि एक नया फ्रंट ओपन कर दें गवर्नमेंट के साथ में, यानी कि जो काउंसिल्स उन्होंने बनाए थे इंडिया को एडमिनिस्टर करने के लिए, अब वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, कांग्रेस को वो वहाँ तक लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन जो कांग्रेसमैन थे, ठीक है, यस, वो बिलीव करते थे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे। बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये मूवमेंट था, खत्म हो गया, फिजल्ड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से मासेस को प्रिपेयर करेंगे। यस, अ कॉप्स ऑफ वॉलंटियर ये स्टैब्लिश करेंगे, जो विलेजेस में ग्रास रूट लेवल तक जा करके लोगों को फिर से अगले राउंड ऑफ स्ट्रगल के लिए तैयार करेगा, अगले राउंड ऑफ स्ट्रगल के लिए तैयार करेगा। बेसिकली स्वराजिस्ट का यही मानना था। ये जो लीडर्स थे ना, ऐसा नहीं कि चेंज हो गए, इनको काउंसिल से जो है एंट्री करनी थी और इनको काउंसलर बनना था, इनको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये बनना था, है ना, पावर चाहिए थी ना भैया ना। इनका मेन यही प्रोग्राम था कि वो जो नॉन कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजी थी, नॉन कोऑपरेशन की स्ट्रैटेजी थी, वो उसको काउंसिल्स तक लेकर के जाना चाहते थे। भाई गलत कुछ भी नहीं था, गलत कुछ भी नहीं था, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी गलत फहमियाँ पैदा हो गई और रिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ डेवलप हो रहा था, यहाँ पर भी कुछ ऐसा डेवलप हो रहा था। मासेस का भी मोराल बहुत ज़्यादा डाउन था, भैया कोई मूवमेंट चल नहीं रहा, कुछ भी नहीं। तो मासेस के भी मोराल को अपलिफ्ट करने के लिए ऐसा कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी ने ये बोला कि भैया मासेस का भी मोराल बूस्ट अप हो जाएगा, मासेस का भी जो मोराल है वो भी बूस्ट अप हो जाएगा, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है ना, काउंसिल्स, अनडिजायरेबल एलिमेंट जितने भी हैं या गवर्नमेंट के, ठीक है, जो भी मेजर्स हैं, ठीक है, अब वो लेजिटिमेट तरीके से उनको बाइकआउट कर सकते हैं, उनको बाइकआउट कर सकते हैं। यानी कि उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटेंशन था, यही इंटेंशन था कि उनको काउंसिल्स को पॉलिटिकल स्ट्रगल के एरिना की तरह इंट्रोड्यूस होना था। इस इंटेंशन के साथ नहीं कि वो काउंसिल में एंट्री कर जाए, उसी का हिस्सा बन जाए और फिर जो है कॉलोनियल रूल की तरह ही बिहेव करना शुरू करते हैं। ये उनका बिल्कुल भी मोटिव नहीं था। रिफ्ट आया भैया 1923 में, 1923 में जो है ऐसा लगा कि 1907 जैसा स्प्लिट हो जाएगा। गांधी जी तक ये बात पहुंची, गांधी जी तक ये बात पहुंची। गांधी जी की लीडरशिप में एक यूनाइटेड नेशनलिस्ट फ्रंट, ठीक है, ये बनने की बात हुई, ठीक है, ये चीज़। और एक मीटिंग रखी गई इन सितंबर 1923। ये मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, ये मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर, और यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ बना, यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ बना। स्वराजिस्ट जो है अब वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं,
लेकिन वो रहेंगे कांग्रेस के ही 4 फोल्ड में। अगर कांग्रेस को किसी भी समय पर यह लगा कि जो स्वराजिस्ट काउंसिल्स में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, काउंसिल्स में एंट्री कर रहे हैं और वो बिल्कुल कॉलोनियल रूल की तरह बिहेव करने लगे, ठीक है, यस, साथ देने लगे, एंड दे बिकेम द ऑर्गन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहीं पर उनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाएगा या वहीं पर वो कांग्रेस छोड़ के चले जाएं, ठीक है, भूल जाएं फिर सारी चीज़ें। इस बात पर कांग्रेस स्वराजिस्ट एग्री हो गए, इस बात पर कांग्रेस स्वराजिस्ट जितने भी थे वो एग्री हो गए, और जो कांग्रेस का प्रोग्राम था, ठीक है, कांग्रेस का प्रोग्राम था, वो पूरा एज इट इज उन्होंने एक्सेप्ट किया, बस सिर्फ एक चीज़ छोड़ के, जिसमें था काउंसिल एंट्री में एंट्री, काउंसिल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री, इस चीज़ को छोड़ के, ठीक है, इस चीज़ को छोड़ के। ना इलेक्शंस हुए नवंबर 1923 में इलेक्शन कंटेस्ट किए गए। स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो अक्टूबर में रिलीज हुआ, जिसमें मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि जो उनका गाइडिंग मोटिव है, ठीक है, वो गवर्निंग सेल्फ इंटरेस्ट टू सिक्योर करना, हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट जो है ब्रिटिश का इन गवर्निंग इंडिया, है ना, जो उनका है, ठीक है, उसके अगेंस्ट उनको काम करना, ठीक है, उनका ये कहना था कि भैया जितने भी रिफॉर्म्स किए गए हैं वो सिर्फ ब्लाइंड है, बेकार है, उनका रियल ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है कि वो अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन जो है इंडियन रिसोर्सेज का कर रहे हैं। और स्वराजिस्ट ने नेशनलिस्ट डिमांड्स को जो है सेल्फ गवर्नमेंट की को काउंसिल्स में रखने के लिए ये अपना एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया। एंड यस, कांग्रेस तो वैसे भी पॉपुलर तो थी। इलेक्शन कंडक्ट हुए और इलेक्शन में जो है कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी मेजॉरिटी हासिल करने में जो है वो कामयाब भी हो गई, ही वॉज सक्सेसफुल, ठीक है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी के साथ, ठीक है, गवर्नमेंट के नॉट इन द गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में, बल्कि जो कांग्रेस का जो फ्रेमवर्क था उसी में रह करके ऑब्स्ट्रक्शन लाना गवर्नमेंट के हर वर्क में, ठीक है, यस, हर वर्क में। अगर वो इंडिया के फेवर में नहीं है तो उसे ऑब्स्ट्रक्ट करना, इंडिया के फेवर में है तो ओके, इट्स वेरी गुड, यानी कि पूरे के पूरे काउंसिल्स को अंदर से ही तोड़ देना, जो जितने भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ 1923 तक आते आते जो प्रॉब्लम थी, जो टेंशन थी, जो रिफ्ट जैसी कंडीशंस जो डेवलप हो गई थी विद इन द कांग्रेस, वो जो है जाकर के एंड हो गई। 1924 में गांधी जी को जो है जो उनको रिलीज़ किया गया प्रेजेंट से, और फिर उसके बाद में 1924 में बेलगाम सेशन में जो है गांधी जी ने प्रेसाइड किया और इस मैनिफेस्टो को जो है एंडोज भी किया, नवंबर 1923 में इलेक्शन हुए, इलेक्शंस हुए, ठीक है, और 42 सीट्स जो है स्वराजिस्ट पार्टी ने जीती 101 सीटों में से, और क्लियर मेजॉरिटी लेजिस्लेचर में उन्होंने ऑब्टेन करी, ना इनके साथ साथ लिबरल्स भी थे। अगर आपको याद हो तो 1919 का जब एक्ट पास हुआ, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो एक लिबरेशन पार्टी स्टैब्लिश करी थी भाई एनी पेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, अगर याद हो तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा है। तो यहाँ पर जब ये इंडिपेंडेंस और लिबरल्स भी जो काउंसिल्स में थे, लाइक मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, तो इनके साथ इन जो कांग्रेस स्वराजिस्ट पार्टी थे, इन लोगों ने साथ में हाथ मिला लिया। अब काउंसिल्स की बारी, अब भैया अपने आप को प्रूफ करना है। तो यस भैया, उन्होंने गवर्नमेंट को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर चेंज किया, ठीक है, यहाँ पर चेंज किया। जितने भी रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट को, उन सबको खत्म करने के लिए, है ना, यस, खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने नए लॉज बनाए, लेकिन भैया उन लॉज को इन स्वराजिस्ट लीडर्स ने पास नहीं होने दिया। स्वराजिस्ट पोजीशन 1924 में वीक होना शुरू हो गई, क्योंकि भैया हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो टूट गई, और फिर कम्युनल रियॉट्स स्प्रेड होना शुरू हो गए विद इन द स्वराजिस्ट पार्टी। रेस्पॉन्सिविस्ट एंड द नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट लाइन पर भी वीकनिंग शुरू हो गई। 1925 में सीआर दास की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर स्वराजिस्ट पार्टी में भी दो ग्रुप बन गए, रेस्पॉन्सिविस्ट, नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट। रेस्पॉन्सिविस्ट थे यहाँ पर लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, एनसी केलकर, एक्सेट्रा, और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में यहाँ पर थे मोतीलाल नेहरू प्लस जो और लीडर्स थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब रेस्पॉन्सिविस्ट और नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, अब ये कैसे याद रखेंगे कि कौन सा कांग्रेस के साथ है और कौन सा उसके अगेंस्ट है। रेस्पॉन्सिविस्ट वर्ड इटसेल्फ सेज जो काउंसिल्स को रेस्पॉन्स कर रहा हो, यानी कि अब काउंसिल्स के साथ जा रहा है,
ठीक है, काउंसिल्स के साथ जा रहा है। नॉन रेस्पॉन्सिव मीन्स जो उसको साथ नहीं दे रहा है, जो अभी भी पुरानी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि काउंसिल्स को बाइकआउट करने के लिए, नॉट द काउंसिल्स को बाइकआउट, वहाँ पर मेंड और एंड करने के तरीके से जो भी गवर्नमेंट के लॉज बन रहे हैं उनको बाइकआउट करना है, मीन्स स्पेशल रेजिस्टेंस के साथ वो अभी भी है, मीन्स कांग्रेस के साथ अभी भी है। तो यहाँ पर इन दो लाइन में ये डिफरेंसेस आए और इससे स्वराजिस्ट पार्टी जो थी वो पूरी तरीके से वीक हो गई। 1926 के इलेक्शंस हुए, उनमें कुछ ज़्यादा खासी जो है उनको एडवांटेज नहीं मिला एंड अल्टीमेटली 1928 जितने भी कांग्रेस और राजस थे उन सब ने रिज़ाइन किया एंड दे जॉइन द कांग्रेस। फिर से वो वापस कांग्रेस के फोल्ड में आ गए, कांग्रेस और राजस पार्टी एंड हो गई, कांग्रेस और राजस पार्टी एंड हो गई। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। तो ये ध्यान रखिएगा, जो रेस्पॉन्सिविस्ट थे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट थे जो मोतीलाल नेहरू थे, है ना, इनको कहा गया। लीडरशिप जो है वो रिटीरिएट हो गई बाद में 1930 में। स्वराजिस्ट पार्टी फाइनली कांग्रेस के अंदर ही डिसॉल्व हो गई। पर भैया इनका बहुत अचीवमेंट बहुत बड़ा है, इनका अचीवमेंट बहुत बड़ा है। ठीक है, सबसे पहला अचीवमेंट, इन्होंने एक इंडियन को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रेसिडेंट बनवा दिया, विट्ठल भाई पटेल। In 1925 he was elected. Vitthal Bhai Patel was the brother of Sardar Vallabhbhai Patel. Vitthal Bhai Patel was the president of Sardar Vallabhbhai Patel and he became the speaker of Central Legislative Assembly. He is the first Indian to be the speaker of the Central Legislative Assembly. ठीक है, इनका जो एजिटेशन था, पावरफुल स्पीचेस, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड, सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड, है ना, सिविल लिबर्टीज़ की डिमांड, इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड, ठीक है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको जो है लगभग ज़ीरो करना, ठीक है, रिड्यूस करना, ये चीज़, इकोनॉमिक ड्रेन जो है उसको रोकना, ठीक है, बजट के ऊपर डिस्कशन, है ना, एडजमेंट मोशंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनके मेन अचीवमेंट्स थे और इनकी डिमांड्स भी थी। ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, इन्होंने बहुत टाइम पर, मतलब जितने भी एक्ट लाती गई गवर्नमेंट उन सबको वो एडजमेंट मोशंस के थ्रू या फिर क्या बोलेंगे, बाइकआउट के थ्रू उन एक्ट्स को उन्होंने पास नहीं होने दिया। मींस जो स्वराजिस्ट ने कहा बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किया, बिल्कुल वैसा उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किया। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट, क्लियर दोस्त। ठीक है, ये पार्ट, तो ये उनके अचीवमेंट्स थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो नो चेंजेस कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे आश्रम्स डेवलप किए जहाँ पर वॉलंटियर्स को ट्रेन किया जाने लगा, स्पेशली खेड़ा और बारडोली एरियाज़ में लोअर कास्ट जो पीपल थे उनको, ट्राइबल्स जो पीपल थे उनके अमंगस्ट वर्क किया, उनको अपलिफ्ट किया, पॉलिटिसाइज किया। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए नेशनल कॉलेजेस एंड नेशनल स्कूल्स ये इस्टेब्लिश किए गए, नॉन कॉलोनियल आइडियोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए सिग्निफिकेंट वर्क किया गया, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया गया, और भैया बाइकआउट की प्रोसेस तो चल ही रही थी। पिकेटिंग, पीसफुल पिकेटिंग ऑफ द लिकर शॉप्स एंड द बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, ये चल ही रहा था। रिलीफ वर्क, जहाँ पर भी फेमिन है तो वहाँ पर भी रिलीफ वर्क, या फ्लडेड रीजन है तो वहाँ पर रिलीफ वर्क भी ये चल रहा था। मीन्स ये एक तरीके से एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स थे। ठीक है, जितनी भी सिविल डिसोबीडियंस था, ठीक है, यस, दीज वर्कर्स दे एक्ट एज अ एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स। अब बारी आती है एंटी साइमन कमीशन की। भैया नवंबर 1927 में, भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पास हुआ। इसमें क्लॉज था कि 10 साल के बाद में एक स्टैट्यूटरी कमीशन, लॉफुली एक स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया जाएगा 10 ईयर्स, यानी कि 1929 में। पर क्या हुआ, यहाँ पर थे मिस्टर ब्रिकनहेड कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के, उनको लगा कि इंग्लैंड में कंजर्वेटिव्स हार जाएंगे और लिबरल्स आ जाएंगे, तो उन्होंने 2 साल पहले साइमन कमीशन को नवंबर 1927 में अपॉइंट कर दिया। नवंबर 1927 में एक ऑल वाइट इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसके चेयरमैन थे मिस्टर साइमन। उनका क्या काम था कि वर्किंग को देखना, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एजुकेशन की ग्रोथ कितनी है, डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटिश इंडिया कैसे हैं, रिपोर्ट करना कि भैया कितना, किस एक्सटेंट तक जो प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसे देना, मॉडिफाई करना या रिस्ट्रिक्ट करना, देना, मॉडिफाई करना या रिस्ट्रिक्ट करना। मेथड्स
फ्यूचर रिलेशनशिप कैसी रहेगी इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में और ब्रिटेन के अंदर, इंडियन स्टेट्स के अंदर, उनको डिफाइन करना। इंडियन स्टेट्स यानी कि जो प्रिंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको डिफाइन करना, उनको बताना। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए ये स्टैट्यूटरी कमीशन जो है अपॉइंट किया गया। लेकिन यार ये था ऑल वाइट कमीशन। क्या था? ये था ऑल वाइट कमीशन, यानी कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। अब प्रॉब्लम यहाँ से ही राइज होती है कि भैया इंडियंस के लिए आप मेजर्स लेकर के आ रहे हो, इंडियंस को क्या और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें देनी हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इंडिया के लिए इंडिया में ही डेवलप करने हैं, और उसमें आप इंडियन से ही नहीं पूछ रहे, है ना, इंडियन से ही नहीं पूछ रहे। तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट में एजिटेशन शुरू हुआ। हर सेक्शन, हर पार्टी, हर क्लास ने साइमन कमीशन को बाइकआउट किया, साइमन कमीशन को बाइकआउट किया। ठीक है, ये चीज़ इन शॉर्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, भैया व्हेन वाज द साइमन कमीशन फॉर्म्ड? 1927। व्हेन द साइमन कमीशन केम टू इंडिया? 1928। भैया ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। When the Simon Commission was formed? November 1927. When the Simon Commission came to India? In February 1928. Got it? समझ गए बंधु? समझ गए ये चीज़? समझ गए, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स ड्यू थे, लेकिन कंजर्वेटिव गवर्नमेंट और लेबर पार्टी के बीच में, तो ये रिस्पॉन्सिबल लेबर पार्टी के हैंड्स में नहीं दौड़ना था। तो लॉर्ड ब्रिकनहेड, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम। एक ये भी रेफरेंस ड्रॉ हो गया। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम वॉज लॉर्ड ब्रिकनहेड, है ना। पीएससी में जनरली ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, यूपीएससी में ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। यूपीएससी में थोड़ा सा ट्विस्ट होकर के आएगा। एक ट्विस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, 27 और 28 वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना भैया, ये ध्यान रखना। मैंने क्या कहा, इंडियन रेस्पॉन्स जो था वो यूनानिमस था, मीन्स हर किसी ने बाइकआउट किया। यूनानिमस था, हर किसी ने इस साइमन कमीशन को बाइकआउट किया। ठीक है, बाइकआउट किया। क्यों बाइकआउट किया? क्योंकि भैया यहाँ पर दिखा हमको वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंसल्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट इंडियंस की। बोले इंडियंस कुछ नहीं कर सकते, उन्होंने यही कहा, ब्रिटिशर्स ने यही कहा कि ये वाइट कमीशन इसलिए कि इंडियंस अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो यूनानिमस हो ही नहीं सकते, अपने लिए एकजुट होकर, एक साथ होकर के वो अपने लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। ओहो, दिस वॉज अ चैलेंज, दिस वॉज अ चैलेंज, और इस चैलेंज को हमने एक्सेप्ट भी किया नेहरू रिपोर्ट के फॉर्म में। ठीक है, हालांकि टेंशन्स इंक्रीज हुई कुछ हद तक, वो लोग भी सही थे, अगर हम हिस्ट्री को ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें तो कुछ हद तक सही भी थे ब्रिटिशर्स, सारी कम्युनिटी से एक साथ नहीं आ पाई, पर अल्टीमेटली यस, ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती चली गई और फिर हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन हर एक क्लास, हर एक कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए भी बनाया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये पार्ट। कांग्रेस सेशन होता है मद्रास में 1927 में। देखो भैया यहाँ पे ये ध्यान रखना, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट होता है। ठीक है, और दिसंबर में मीटिंग होती है, कहाँ पर? मद्रास में। प्रेसिडेंट कौन है? एम.ए. अंसारी। और क्या डिसाइड होता है? बाइकआउट करना। क्या डिसाइड होता है? बाइकआउट करना। ठीक है, सब लोग, सब थे यहाँ पर, हिंदू महासभा, लिबरल्स, मुस्लिम लीग, एवरीथिंग, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, जस्टिस पार्टी, इन्होंने बस बाइकआउट नहीं किया था इस कमीशन को, बाकी सब ने बाइकआउट किया, सब ने बाइकआउट किया। और देखो, द कमीशन लैंडेड इन बॉम्बे ऑन फरवरी 1928। जब ये कमीशन आया तब इसका बाइकआउट हुआ। गो बैक साइमन, क्या था नारा? साइमन गो बैक, ये स्लोगन्स थे, है ना। काले झंडों के साथ, ब्लैक फ्लैग्स के साथ डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, हड़ताल की गई सब जगह। काफ़ी ज़्यादा एक वायलेंट अपसर्ज हुआ, काफ़ी ज़्यादा वायलेंट एक अपसर्ज हुआ। और भैया यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यूथ को पहला टेस्ट मिला पॉलिटिकल एक्शन का, वो इसका पार्ट बने, इस अपसर्ज का पार्ट बने यूथ लीग्स फॉर्म किए गए। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे जो पर्सन थे वो यहाँ पर आए। दे इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स, दे इमर्ज्ड एज अ लीडर ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स।
ठीक है। रेडिकल आइडिया सोशलिज्म के ये रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गए। पंजाब नौजवान भारत सभा ये बनी, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टीज, हिंदुस्तानी सेवा दल, ये सब बनी। बाद में इन सबको बैन कर दिया गया था, बाद इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, लेकिन ये साइमन कमीशन के टाइम पे फॉर्म हुई। ठीक है, साइमन कमीशन के टाइम पे फॉर्म हुई। हर फॉर्म में, साइमन कमीशन के हर फॉर्म में उसे बाइकआउट करने के लिए पुलिस बहुत तेज़ी से आई। जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, इन सबको लखनऊ, ये लखनऊ में एजिटेट कर रहे थे, इन सबको लखनऊ में जो है पुलिस ने ब्रूटली जो है बीटअप किया। अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय को लाहौर में बीटअप हुआ, जिससे उनकी डेथ हो गई नवंबर 1928 में। और यस, ये हमको सबको पता है कि लाला जी की डेथ के बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों ने मिल करके वहाँ के लाहौर के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स को मार दिया। इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इन 1922 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये चीज़ गॉट इट। ठीक है, अब इम्पैक्ट जो था वो काफ़ी मैनीफोल्ड था। ठीक है, लेकिन जिसमें दो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने रेडिकल फोर्सेस को फिर से स्टिमुलस प्रोवाइड कर दिया, रेडिकल फोर्सेस को। और उन रेडिकल फोर्सेस ने क्या किया? अब बोला हमको डिमांड हमारी डोमिनियन स्टेटस नहीं है, हमारी डिमांड है पूर्ण स्वराज। क्या डिमांड है? पूर्ण स्वराज, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जितने भी रिफॉर्म्स चाहिए हमको, सब सोशलिस्ट लाइंस पे चाहिए, सब सोशलिस्ट लाइन पे चाहिए। ब्रिकेनहेड का चैलेंज था ना, इंडियंस अपने साथ में एक साथ एक ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ नहीं कर सकते, एक मत पे, एक पॉइंट पर सारे इंडियंस यूनानिमस नहीं हो सकते। बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। इसे एज अ चैलेंज लिया गया हर एक पॉलिटिकल सेक्शन ने एज अ चैलेंज लिया गया। और इंडियन यूनिटी का ये प्रॉस्पेक्ट फिर से बना, एक प्रॉस्पेक्ट बना, हालांकि नहीं फुलफिल हो पाई कुछ हद तक, लेकिन प्रॉस्पेक्ट बना। सब फिर से एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए, ठीक है, ये पार्ट। अब साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या की? मई 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उनकी रिकमेंडेशंस क्या थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट वॉज द बेसिस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये रिकमेंडेशंस उसका बेस बनी। सबसे पहले डायरकी को एबॉलिश करना, प्रोविंसेस से सेंटर में इस्टेब्लिश करना, गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर देना इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर पर। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट करना सेंटर में, लेकिन प्रोविंसेस में स्टैब्लिश करना, गवर्नर जनरल का कंप्लीट कंट्रोल उनके कैबिनेट के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, हाई कोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा कंट्रोल, सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड करना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं होनी चाहिए, अभी भी जो वोटिंग क्राइटेरिया रहेगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एजुकेशन। ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म को एक्सेप्ट किया। ठीक है, फेडरेशन बनाने के लिए बटलर कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई थी, ऑल स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच में रिलेशंस को जज देखने के लिए और अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए। तो उसके बेसिस पर इंडियन फेडरलिज्म को जो है स्टैब्लिश करने के लिए, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का एक स्कीम था, हालांकि वो कभी फ्रूटफुल हुआ ही नहीं। दो प्रोविंस अलग बनाना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बलूचिस्तान, सिंध को अलग कर देना बॉम्बे से, बर्मा को इंडिया से अलग कर देना क्योंकि वो नेचुरल फ्रंटियर्स में नहीं आता है। इट वाज डन 1935 के एक्ट से बर्मा को अलग कर दिया गया इंडिया से, नहीं तो आज बर्मा भी इंडिया का पार्ट होता, क्योंकि वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेचुरल पार्ट नहीं है, है ना। हम हिमालयाज, जैसे ये हिमालयाज इसको सेपरेट कर देता है, ये इंडिया का पार्ट है, ये बर्मा का पार्ट है ना। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। इंडियन आर्मी को जितना हो सके इंडियनाइजेशन कर देना, लेकिन ब्रिटिश फोर्सेस को भी रखना उनके ऊपर ताकि वो रिवोल्ट ना कर सके। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस थे। गॉट इट? ठीक है दोस्त, ये पार्ट। अब 1920s में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के बाद में वर्क रुक गया। गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट,
है ना। CR दास और गांधी जी के परसुएंस पर ढेर सारे जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक अपने सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया, नॉन वायलेंस को लिया, ठीक है, वायलेंस गिव अप कर दिया। लेकिन जैसे ही सडनली मूवमेंट विड्रॉ हुआ, अब फिर डिसइल्यूजन, अब क्या करें क्या करें, अब उन्होंने फिर से अल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दिए, ठीक है। यंगर नेशनलिस्ट थे, ठीक है, यस, यंगर जो नेशनलिस्ट थे वो स्वराजिस्ट की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हुए, ठीक है, अट्रैक्ट तो नहीं हुए, और ना ही वो नो चेंजेस के पास गए। अब वो करें तो क्या करें बेचारे, वो करें तो क्या करें। अब तब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म को फिर से रिवाइव कर दिया, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं तो निकालना है ना, तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ पर रिवाइव कर दी। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। योगेश चंद्र चैटर्जी, सूर्य सेन, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा, भगवती चरण वोरा, जयदेव कपूर एंड जतिन दास, ये लोग। भगवती चरण वोरा जो है एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है, भगवती चरण वोरा ये बुक को लिखते हैं जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। ये चीज़ एक सेपरेट ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो जाता है, और अगेन मेन लाइन वही है, मेन टर्फ वही है, यूपी, पंजाब, बिहार और दूसरा बंगाल में, यूपी, पंजाब, बिहार, बंगाल में। हालांकि इंडियन सीन के साथ साथ रशियन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, रशियन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बोल्शेविक्स, यस भैया, लेनिन के अंडर में जार्स का एट्रॉसिटीज़ भरा, ऑप्रेसिव भरा रूल जो है 1917 में ख़त्म हो जाता है। सोवियत, पूरा सोवियत यूनियन एक हो जाता है फिर से, ठीक है, यस, लोगों का रूल वहाँ पर स्टैब्लिश होता था, मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म वॉज स्टैब्लिश्ड ओवर देयर। तो उससे इंस्पायर होकर ढेर सारे रिवॉल्यूशनरीज इसी आइडिया, इसी ट्रेंड से जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं इंडिया के अंदर सारी चीज़ें, ठीक है। कम्युनिज्म, यस, 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश होती है ताशकेंत में बाय M.N. रॉय, लेनिन, ठीक है। इंडिया में 1924 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कानपुर में इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, बाई M.N. रॉय, है ना, दांगे, ये लोग मिलकर के बनाते हैं, है ना, N.M. जोशी, ठीक है, दीज वर्तम। तो यहाँ पर ये जो स्प्राउटिंग होती है ऑफ द कम्युनिज्म, भैया ध्यान रखना, कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म दोनों वर्ड में अंतर है, ठीक है। तो कम्युनिज्म जो ग्रुप है यहाँ पर, मार्क्सिज्म फिलॉसफी, सोशलिज्म, प्रोलेटेरिएट फिलॉसफी, ये सब इंडिया में इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है, और ढेर सारे जनरल्स, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मशक्ति, इन सब पे। बंदी जीवन नाम सुना है ना, यस, नोबल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सचिन सान्याल इस बुक के ऑथर हैं, है ना, यस। और शरद चंद्र चैटर्जी के जो नॉवेल्स हैं, पथेर दाबी, है ना, ये। तो यहाँ पर ये पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और यंग को एंथुजियाज करते हैं। पंजाब, यूपी, बिहार में सबसे प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है, दैट वाज HRA। बाद में HSRA ये बन जाती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन अंडर भगत सिंह, ठीक है। 1924 कानपुर में ये HRA बनती है। राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चैटर्जी, सचिन नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहरी, सुरेंद्र सिंह, ये सब इनके लीडर होते हैं। और इनका एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, एंड दैट वाज द काकोरी ट्रेन रॉबरी। अगस्त 1925 में ये 8 डाउन, क्या भैया, 8 डाउन ट्रेन को लूटते हैं, सरकारी खजाना लूटते हैं। यस भैया, सरकारी खजाना जो है वो उसको लूटते हैं यहाँ पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक्ट था, दिस वाज द इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ HRA, ठीक है, लखनऊ के पास, ओके। ये चीज़ ऑफिशियल जो रेलवे कैश है उसको लूटा जाता है, और भैया गवर्नमेंट क्रैक डाउन करती है, 17 को जेल हो जाती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, इन सबको हैंग कर दिया जाता है, इनको हैंग कर दिया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद जो है ये भाग जाते हैं, एस्केप कर लेते हैं। भैया HSRA डिटरमाइंड है कि वो काकोरी ट्रेन डकैती के सेटबैक को ओवरकम करेगी। सोशलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर होकर के सितंबर 1928 में एट फिरोज शाह कोटला मैदान जो है ये दिल्ली में HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस्टेब्लिश होती है। फाउंडर हैं विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव, सुखदेव, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, ठीक है। HSRA और कलेक्टिव लीडरशिप में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए अपने ऑफिशियल गोल से ये इस्टेब्लिश होती है पार्टी, ये इस्टेब्लिश होती है। ये पार्टी साइमन कमीशन, एंटी साइमन कमीशन अपसर्ज में भी पार्ट करती है।
लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है तो पुलिस ऑफिशियल्स को जो रिस्पॉन्सिबल है उनको मारा जाता है, जिसे हम लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बोलते हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। फिर बॉम्ब फेंके जाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन अप्रैल 1929, ठीक है। बटुकेश्वर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ये बॉम्ब फेंकते हैं। भैया बहुत फेमस स्टोरी है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए उसको ख़त्म करने के लिए जो है यस ये बम फेंके जाते हैं अगेंस्ट दिस बिल, है ना। हार्मलेस बॉम्ब होते हैं ताकि वो अपने एजिटेशन को कोर्ट तक ले जा सके, मासेस के सामने भी ला सके कि भैया देखो हम रिवॉल्यूशनरीज, हम क्रांतिकारी हैं, पर हम भी कांग्रेस जैसे ही हैं, है ना। हम लोग भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम टेररिस्ट नहीं हैं, वी आर नॉट टेररिस्ट। इस तरीके से जैसे हमें प्रोजेक्ट किया जाता है ये पार्ट डेलिबरेटली टॉम डेफ को सुनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव यही था कि पीपल वुड बिकम फेमिलियर विद देयर मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी, लोगों तक अपने मूवमेंट की आइडियोलॉजी को पहुंचाना, ठीक है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई किया जाता है, अल्टीमेटली उन्हें हैंग कर दिया जाता है ऑन 23 मार्च 1931 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। ये चीज़ जेल में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी प्रोटेस्ट करते हैं ऑनरेबल कंडीशंस के लिए, डिसेंट उनके साथ भी व्यवहार किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए। जतिन दास, वी ऑल नो दैट जतिन दास 64 डे के हंगर स्ट्राइक में उनकी डेथ हो जाती है ना, जतिन दा, ठीक है। ये चीज़, ये पार्ट। आज़ाद इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं, अटैक होता है दिसंबर 1929 में, लेकिन भैया आज़ाद को जो है एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद वहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है एंड ही शॉट हिमसेल्फ डेड इन फरवरी 1931। और मार्च में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन सबको हैंग कर दिया जाता है। बंगाल में रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स जो हैं बंगाल में जो है रिवॉल्यूशनरी ग्रुप CR दास की डेथ के बाद में जो है ये इस्टेब्लिश होते हैं। इसमें अनुशीलन समिति जो है, मैंने आपको बताया था पहले, अनुशीलन ग्रुप जो था, है ना, वो JM सेन गुप्ता की लीडरशिप में फिर से रिवाइव होता है और सुभाष चंद्र बोस जो है युगांतर ग्रुप को बैकिंग देते हैं, उसको फिर से रिवाइव करते हैं। क्या एक्शन है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है? असैसिनेशन ऑफ द कैलकाटा पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगाट, इनको मारने के लिए गोपीनाथ साहा ये अटेम्प्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली डे ये मारे जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, गोपीनाथ साहा, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, नया ऑर्डिनेंस पास होता है और गोपीनाथ साहा को हैंग कर दिया जाता है, ठीक है, हैंग कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है ना, रिवॉल्यूशनरी ट्रेंड है, इन सब के अंदर धीरे धीरे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इनकलकेट होना शुरू होती है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इनकलकेट होना शुरू होती है और फिर ये धीरे धीरे कांग्रेस का ही पार्ट बनते चले जाते हैं। लेफ्टिस्ट ट्रेंड कांग्रेस के अंदर डेवलप होना शुरू होता है, स्पेशली आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये सारे के सारे रिवॉल्यूशनरीज जो हैं ये सब कांग्रेस के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट जो है दैट इज द चित्तगोंग आर्मरी रेड इन अप्रैल 1930 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सूर्य सेन, मास्टर दा इन्हें कहा जाता है, मास्टर दा, बिकॉज ही वॉज अ टीचर एट चित्तगोंग, ठीक है। तो ये इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, नॉन कॉपरेशन और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया रहा होता है। इनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है बाद में, ठीक है। गणेश घोष, अजीत सिंह, ये भी दो अलग पर्सन हैं, इन्हीं के साथ में है, ठीक है। ये रेड कंडक्ट करते हैं इन अप्रैल 1933 और रिपब्लिकन आर्मी चित्तगोंग ब्रांच स्टैब्लिश करते हैं, नेशनल फ्लैग को होइस्ट करते हैं, सल्यूट एंड प्रोविजनल रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को भी ये इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन बाद में इन्हें हैंग करके, कैप्चर करके हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। 1933 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और ये एक्टिविटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। गॉट इट? ये चीज़। सो गाइस, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। ये था एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने इमरजेंस ऑफ स्वराजिस्ट पढ़ा, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़, इन सब के बारे में हमने यहाँ पर देखा, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं कल अगले लेसन में। यहाँ पर हम लोग नेहरू रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे, नेहरू रिपोर्ट और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।